हम लोगों ने बेटा प्रीवियस वीडियो में बैक पाइप बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा और बैक पाइप बॉन्डिंग कब होती है, कंडीशंस, बैक पाइप बॉन्डिंग होने के बाद में क्या फर्क पड़ते हैं मॉलिक्यूल की शेप पर, बॉन्ड एंगल्स पर, स्टेबिलिटी पर। हमने कल जो एग्जांपल हमने लिया था उसके बाद आज हम एग्जांपल्स उसी बैक बॉन्डिंग के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके सामने जो मैं यहाँ पर इन फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ही आपसे पूछूंगा। ये बताइए बेटा, CH3 का होल थ्राइस N एंड SiH3 का होल थ्राइस N, इन दोनों में which has ग्रेटर और लार्जर और मोर, कोई भी टर्म आ सकता है, बॉन्ड एंगल। CNC और SiNSi दोनों मॉलिक्यूल में एक CNC बॉन्ड बन रहा है पहले मॉलिक्यूल में, दूसरे में SiNSi बॉन्ड बन रहा है। तो कौन सा बॉन्ड बड़ा होगा? बेटा बात समझ में आ रही है? मैं इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछ सकता हूं आपसे कि बताओ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट at nitrogen in this molecule and hybridization state of nitrogen in this molecule, दोनों में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी इन बोथ मॉलिक्यूल्स? इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकता है। sp3 sp3 sp2 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 sp3 sp3 sp2 लो, 4 ऑप्शन बन गए, है ना बेटा? आप लोगों से इन दोनों की शेप पूछ सकता है, शेप ऑफ बोथ मॉलिक्यूल्स, दोनों मॉलिक्यूल्स की जो शेप होगी वो कैसी होगी। बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यस वेरी गुड। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, ध्यान से देखना। मैंने कई बार कहा है आप लोगों से, कितना ही टाइम लग जाए, हमारे कितने ही सेशन लग जाए, हमें हर चीज को समझते हुए अच्छे से पढ़ के चलना है। हमारे पास बहुत टाइम है यार, टाइम की कोई कमी नहीं होती है। हर चीज को बस समझ के चलो, जितना पढ़ा है वो समझ में आना चाहिए, बाद में आप प्रैक्टिस करो, उसको याद रखो। तो मैं आपके सामने अब इनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान देना। NCH3 में अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर 3 CH3 ग्रुप, कार्बन के साथ में नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड है, और इस नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 ने बॉन्ड बनाए, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, मतलब एक लोन पेयर बच गया। यहाँ पर हम देखें तो नाइट्रोजन और कार्बन दोनों ही सेकंड पीरियड के हैं, सारे ऑर्बिटल्स इनके बॉन्ड में काम आ चुके हैं। इसका मतलब इनमें किसी पर भी खाली ऑर्बिटल नहीं है। अगर खाली ऑर्बिटल नहीं है, इसका मतलब यहाँ बैक बॉन्डिंग नहीं होगी, और बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो हम नाइट्रोजन पर अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हाइब्रिडाइजेशन एट नाइट्रोजन पे हम देख रहे हैं, कार्बन पे भी देख सकते हैं, वो अलग बात है, हमसे पूछा ही नहीं। तो बेटा हो हम आप देखें तो यहाँ पे क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन के साथ, और एक लॉन पेयर, 3 सिग्मा प्लस 1 लॉन पेयर। बात समझ में आ गई बेटा? यस वेरी गुड। और बेटा आप ये भी समझ गए यहाँ पर कि यहाँ पर जो
कह सकते हैं हम कि ज्योमेट्री 3 सिग्मा एक लॉन पेयर होने पर हमने क्या बताई थी आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन में? पिरामिडल। याद आ रही है बेटा? ट्राइगोनल पिरामिडल या ओनली पिरामिडल कह सकते हैं। तो शेप क्या हो गया मॉलिक्यूल की? पिरामिडल। आई थिंक ये बात भी आप लोगों को याद होगी। और अगर मैं यहाँ पर इस बॉन्ड एंगल थीटा की बात करूं तो बॉन्ड एंगल जो थीटा होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट के से कम, लेकिन बड़े ग्रुप जुड़े हैं CH3 तो इनके रिपल्सन से थोड़ा बढ़ भी सकता है। तो मैं यहाँ पे इस कम ज्यादा का झंझट खत्म करता हूँ। मैं यहाँ बोलता हूँ कि थीटा के ऑलमोस्ट इक्वल होगा, इसके आसपास ही होगा, इसके नियर होगा। वो 108 होगा कि 109 होगा, वो बात की बात है। ठीक है बेटा? और 109 डिग्री 28 के रेंज में होगा, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री में अगर हम बात करें अपने रेगुलर में तो 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है। इज दैट क्लियर बेटा? यस। इस CH3 का होल प्राइस इन मॉलिक्यूल में आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ये तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं इसके आगे SiS3 का होल प्राइस n की। अगर मैं यहां बात करता हूं बेटा तो ध्यान देना आप लोग, इस नाइट्रोजन पर 3 SiS3 जुड़े हुए हैं। मैं तो इसे ऐसे ही बनाऊंगा और 2 इलेक्ट्रॉनिक लॉन पेयर बचा है। मेरे बेटाओ, ये जो सिलिकॉन है ये सिलिकॉन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है। ये किसका है? थर्ड पीरियड का है। और अगर थर्ड पीरियड का है तो इसका मतलब इसमें 3D ऑर्बिटल्स होंगे जो खाली होंगे, एम्प्टी होंगे, है ना बेटा? यस बोलो। सर। तो इन तीनों सिलिकॉन्स पर ही एम्प्टी ऑर्बिटल्स होंगे। मैं ये यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऑर्बिटल यहाँ बना रहा हूँ क्योंकि तीनों पे होंगे। और नाइट्रोजन पे जो लॉन पेयर है वो लॉन पेयर अगर इसको दे दे तो हम इसको बोलेंगे बैक पाई बॉन्ड। क्या बोलेंगे? बैक पाई बॉन्ड बोलेंगे बेटा। बैक पाई बॉन्डिंग की कंडीशन बताई थी मैंने आपको, कम से कम एक एटम सेकंड पीरियड का हो, बाकी एटम सेकंड थर्ड फोर्थ के हो सकते हैं। पर यहाँ पर P ने D में दिया है लॉन पेयर, इसलिए हम इसको P पाई D पाई बॉन्ड कह सकते हैं। D किसका है? सिलिकॉन का। ओके बेटा? कोई प्रॉब्लम? नो सर। जैसे सच No. ये है कि ये जो बैक बॉन्डिंग हुई है इसमें एक्चुअल में पाई जो है वो P का था भी नहीं है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का था। बट अब तो बॉन्डिंग में काम आ गया तो अब तो हाइब्रिडाइजेशन खत्म, है ना? तो ये आपका यहाँ पर एक बॉन्डिंग हो गई, बैक बॉन्डिंग हो गई। कुल मिला के आप ये कह सकते हैं। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। वेरी गुड। पर इस बॉन्डिंग में हम एक बात कह सकते हैं बेटा जी, और वो ये कह सकते हैं कि इस नाइट्रोजन के साथ जो 3 SiS3 जुड़े हैं वो तीनों ही बॉन्ड बनाएंगे, कभी एक कभी दूसरा कभी तीसरा, लगातार वो घूमता रहेगा, कभी इस ऑर्बिटल के साथ में, कभी इसके ऑर्बिटल के साथ, कभी इसके साथ। तो लॉन पेयर तो गायब हो गया ना। जब लॉन पेयर गायब हो गया तो केवल 3 ही सिग्मा बॉन्ड बचेंगे ना बेटा। और जब 3 ही सिग्मा बॉन्ड और जब 3 ही सिग्मा बॉन्ड हो और एक बन रहा हो पाई बॉन्ड डॉटेड, का मतलब है ये अनस्टेबल है, तीनों के बीच में घूम रहा है। पाई बॉन्ड जो है वो तीनों के बीच लगातार घूम रहा है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, पर लॉन पेयर तो है नहीं। तो इस केस में अब इस मॉलिक्यूल पर नेट जो सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर का जो सम हुआ वो कितना हुआ? 3 सिग्मा बॉन्ड और 0 लॉन पेयर। लॉन पेयर तो काम आ गया नाइट्रोजन का, है ना बेटा?
बोलो। Yes, sir. तो अब यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2 वेरी गुड। अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन पे जो होगी वो sp2 होगी। तो आपने देखा जो डोनर था जिसने इलेक्ट्रॉन दिया था, वो डोनर का लोन पेयर गया है, वही सेंट्रल एटम भी है, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज हो गई। तो यही मैंने आपको बताया था। जबकि जो एक्सेप्टर है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पहले भी sp3 थी और अभी भी sp3 है, क्योंकि पहले भी इसमें 3 हाइड्रोजन से 1 नाइट्रोजन से मतलब टोटल 4 बॉन्ड बन रहे थे सिग्मा। सिर्फ आपका सिलिकॉन 14th ग्रुप का है, इसके बैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन थे, चारों ने बॉन्ड बना रखे हैं पहले भी और बाद में भी। तो एक्सेप्टर की हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं हुई, बट डोनर जो सेंट्रल एटम है उसका लोन पेयर यूज हो जाने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है वो चेंज हो गई। ऐसा होने की वजह से जब तीनों बॉन्ड बराबर हैं, तीनों ग्रुप एक जैसे हैं, तीनों फोर्सेस बराबर हैं, तो इसका मतलब तीनों के बीच का जो एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा, है ना बेटा? और मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो अब ट्राइगोनल प्लेनर होगी। एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो आपने क्या देखा कि अगर मैं आपके बैक बॉन्डिंग नहीं पढ़ा था, डायरेक्ट आपसे पूछता SiS3 का होल थ्राइस n में नाइट्रोजन पे हाइब्रिडेशन क्या होगी, तो आप लोग ऐसा डायग्राम बनाते विदाउट पाई बॉन्डिंग, और उस समय आप लोग 3 सिग्मा एक लोन पेयर काउंट करके sp3 बताते तो गलत हो जाता। आप ज्योमेट्री पिरामिडल बताते 3 सिग्मा एक लोन पेयर वाली, तो भी गलत हो जाता। बॉन्ड एंगल आप बताते 109-28 मिनट के आसपास का, तो भी गलत हो जाता। तो आपने क्या देखा कि इस बैक बॉन्डिंग की वजह से बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल सब चेंज हो गया, है ना बेटा? बोलो। Yes, sir. वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर आप बॉन्ड लेंथ की बात नहीं करोगे। वो क्यों नहीं करोगे? क्योंकि दो डिफरेंट एटम के बीच में है। पहले हमने बॉन्ड लेंथ की बात की थी BF3 और BF4 माइनस में, दोनों ही मॉलिक्यूल में बोरॉन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड था, इसलिए हमने कंपेयर किया कि बोरॉन और फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड अगर बैक बॉन्डिंग होगी तो छोटा हो जाएगा, डबल बॉन्ड जैसा करेक्टर आ जाएगा, और अगर बॉन्ड नहीं बनेगा, डबल पाई बॉन्ड नहीं बनेगा बैक, तो वहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। पर दोनों ही जो बॉन्ड थे वो सेम एटम के बीच में थे, बोरॉन और फ्लोरीन। यहाँ पर पहले मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का है, दूसरे मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन और सिलिकॉन के बीच का है। हम लोग जानते हैं सिलिकॉन एटम बड़ा होता है, ठीक है ना बेटा, कार्बन से, क्योंकि वो थर्ड पीरियड का है, कार्बन से नीचे आता है। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ तो N और SI की ही ज्यादा होगी। यहाँ ये दिमाग मत लगाना सर, बैक बॉन्डिंग में आपने लिखवाया है कि बॉन्ड लेंथ हमेशा कम होती है, उसका मतलब है सेम एटम्स के बीच में एक बार बैक बॉन्डिंग नहीं हो और एक में बैक बॉन्डिंग हो, तो जिसमें बैक बॉन्डिंग होगी वहां छोटा हो जाएगा। बट अगर एटम्स ही अलग अलग हो तो हमेशा एटम का साइज देखते हैं, जितना एटम बड़ा होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही ज्यादा होगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड। इसीलिए मैं ये बातें इसलिए रिपीट करता रहता हूँ कि आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस तरह के डाउट्स अपने आप पूछते हैं। फिर सर आपने कहा था बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, यहाँ क्यों नहीं कम हुई? अरे मैंने बॉन्ड लेंथ कहा है सेम टाइप ऑफ एटम के बीच। मैं कहना चाह रहा हूँ एक बार फिर आप समझ लें बॉन्ड लेंथ के लिए कि अगर A और B के बीच बॉन्ड बन रहा है और एक A और B के बीच में बैक बॉन्ड भी बन रहा है, तो फिर ये बॉन्ड छोटा होगा, ये बॉन्ड बड़ा होगा। पर एटम A और B ही होने चाहिए, ये नहीं कि इसमें एक में C कोई और एटम आ गया। ओके बेटा? Yes, sir. वेरी गुड। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चन हमने पूछे उनके जवाब क्लियर हो गए। पहला था कि बताओ कि यहाँ पर बॉन्ड एंगल किस में ज्यादा होगा, तो आपका आंसर हो गया SiN-Si बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का है, SiN-Si। और CNC बॉन्ड लगभग 100, CNC बॉन्ड कितने का है? 109-28 मिनट के आसपास का, 109 होगा, 108 होगा, जो भी है।
और अगर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट नाइट्रोजन की sp3 है, इसमें sp2 है, हमें ये जवाब भी मिल गया। तीसरा क्वेश्चन था शेप क्या है, तो वो भी जवाब मिल गया, इसमें पिरामिडल है और इसमें ट्राइगोनल प्लेनर है। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes. वेरी गुड। मैं इसके आगे एक और एग्जांपल लेके चल रहा हूँ किसी बैक टाई बॉन्डिंग का, थोड़ा आप दिमाग में और सेट कर लो। इसके बाद मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि अगर कोई भी एक्स्ट्रा मॉलिक्यूलर स्टेप से आ जाएगा तो आप लोग हमेशा ही बैक बॉन्डिंग वाले केस को ऑब्जर्व करोगे पहले कि बैक बॉन्डिंग है या नहीं। नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, नॉर्मल जो केस है जो उसके अकॉर्डिंग जवाब दे दोगे। पर अगर बैक बॉन्डिंग हुई तो फिर आप लोग वहां पर डेटा हो उसके अकॉर्डिंग जवाब दोगे। इज दैट क्लियर? Yes. बोलो बेटा, क्लियर हो गया बात? Yes, sir. Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे अगला यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ, वो आप ध्यान दें। और अब एग्जांपल है नंबर 3, CH3 एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और SiH3 एंड डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में मेरे बेटा जी एक और लेता हूं, आपको थोड़ा सा और अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। GH3 एंड C डबल बॉन्ड O। मैं आपसे सिर्फ यहाँ पर ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर इस जगह पर बॉन्ड एंगल अगर ये θ1 है, ये बॉन्ड एंगल अगर θ2 है, ये बॉन्ड एंगल अगर θ3 है, तो ये बॉन्ड एंगल्स क्या होने चाहिए? या आपसे पूछूं कि इस नाइट्रोजन पर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी? ओके बेटा, बात समझ Yes. में? वेरी गुड। तो अब हम इन तीनों की बात करते हैं कि कैसे। जैसा कि मैंने कहा आप लोगों से बेटा ध्यान देना कि यहाँ पर ये भी सेकंड पीरियड का है, ये भी सेकंड पीरियड का है। नाइट्रोजन पर तो 3 बॉन्ड बन गए, 3 बॉन्ड बनने के बाद इस नाइट्रोजन पे एक लॉन पेयर भी है, तो इस पे 3 बॉन्ड भी बने हुए हैं, CH3, ये C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पर क्या होगा, इस नाइट्रोजन में बैक बॉन्डिंग होनी नहीं है क्योंकि जिन एटम से जुड़ा हुआ है उनमें कोई एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, सेकंड पीरियड के हैं, कार्बन है, सारे ऑर्बिटल चारों भरे हुए हैं। जब बैक बॉन्डिंग नहीं होगी तो यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक इधर, दूसरा पाई होता है आप जानते हो, और एक लॉन पेयर है। टोटल 3 से क्लियर हो गया कि इस नाइट्रोजन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। बात क्लियर होगी बेटा? इसीलिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 की रेंज में होगा। क्यों? क्योंकि sp2 में 120 होता है, लेकिन लॉन पेयर के रिपल्सन की वजह से वो कम हो जाएगा, कम जरूर हो जाएगा लेकिन होगा उसी रेंज में, 119 118 जो भी है। हम इसलिए एग्जैक्ट, मैंने कहा था डेटा नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ कंसेप्ट पढ़ना है, कम होगा कि ज्यादा होगा। डेटा हमें कुछ ही मॉलिक्यूल्स का पढ़ना होता है जो एनसीईआरटी में गिवन है, अदरवाइज आप बाकी एंगल्स याद नहीं करोगे। और इस नाइट्रोजन पर जो शेप बनेगी वो एंगुलर होगी, पूरे मॉलिक्यूल के तो नहीं बट नाइट्रोजन पर एक एंगल बनेगा। इज दैट क्लियर बेटा? Yes, sir. लेकिन सर यहाँ पे आप देखो, हाँ बेटा, सर लोन पेयर बचेगा नाइट्रोजन पर? हाँ बचेगा ना, कहाँ जाएगा वो? सर 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन और नहीं आ जाएंगे? तो बेटा नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 5 में से 3 काम आ गए तो 2 इलेक्ट्रॉन एक पेयर बचेगा ना। बोलो बेटा। ओके सर, ओके सर। तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर नाइट्रोजन पे जो 5 इलेक्ट्रॉन थे बेटा, 5 में से यहाँ पे भी 3 बॉन्ड बना लिए हैं इसने। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर था और सिलिकॉन थर्ड का है, थर्ड पीरियड में एम्प्टी 3D होगा, है ना बेटा। तो ये इसमें लोन पेयर अपना दे देगा। तो इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड काम आ गया। ये काम आने का मतलब ये है कि अब नाइट्रोजन पर 2 बॉन्ड बन गए, एक सिलिकॉन से बैक बॉन्ड भी बन गया, ये बैक पाई बॉन्ड। इधर ये आपका नॉर्मल पाई बॉन्ड, 2 सिग्मा है केवल, ये बैक पाई बॉन्ड है, लोन पेयर से बना है डोनर रिसेप्टर के बीच, और ये आपका इस तरह से है। तो मेरे बेटा वो जब 2 ही सिग्मा बॉन्ड होंगे केवल, लोन पेयर अब नहीं बचा नाइट्रोजन का, क्योंकि वो काम आ गया बैक बॉन्डिंग में। टोटल 2 का मतलब हो गया कि इस पर अब नाइट्रोजन पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा ना बेटा। जब sp होगा तो एंगल तो आपका 180 हो गया ना बेटा, ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत कम ज्यादा रिपल्सन की वजह से हो, अलग बात है। हो गया बेटा 180 Yes, का। sir. ज्योमेट्री ऑलमोस्ट लीनियर हो गई इस नाइट्रोजन पर। लेकिन अब बात करो बेटा वो कि यहाँ पर, अब यहाँ पे देखो आप थर्ड केस में, तो थर्ड केस में बेटा जी नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी है, जर्मेनियम पे एम्प्टी ऑर्बिटल भी है, पर ये 4th पीरियड का है, तो ये खाली ऑर्बिटल 4D होगा। आपको मैंने बताया है कि जैसे ही एटम का साइज बढ़ता है या सिग्मा बॉन्ड की लेंथ बढ़ती है, इस वाले सिग्मा जो बना हुआ है उसकी, मतलब एटम दूर दूर होते हैं, तो बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं रहती। याद आ रहा है बेटा। Yes, Yes. sir. तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बैक पाई बॉन्डिंग टू पी 3D के बीच, सॉरी 2p 4D के बीच है, दैट इज एक बड़े एटम के बीच है, तो क्या होगी, इज लेस इफेक्टिव। ये इतनी कम इफेक्टिव होगी कि ये कंप्लीट डबल बॉन्ड करेक्टर नहीं ला पाएगी, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगी। सो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है वो यहाँ पर वो चेंज नहीं होगी। doesn't get changed. Is that clear? Yes, इससे क्लियर हो गया कि सेकंड पीरियड के बीच अगर बनता है बैक पाई बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होता है। अगर सेकंड और थर्ड के बीच बनेगा तो वो भी आपका इफेक्टिव होता है, बट इससे कम इफेक्टिव होगा। और अगर सेकंड और फोर्थ के या फिफ्थ के इनके बीच बनता है तो उस बैक बॉन्डिंग से फिर हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं होती है, वो बहुत कम इफेक्टिव हो जाता है। ठीक है बेटा हो। yes, तो इसकी वजह से मेरे बेटा हो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो अभी भी नाइट्रोजन पर sp2 ही होगा। लेकिन बैक बॉन्डिंग इफेक्टिव भले ही कम है, पर बैक बॉन्डिंग तो है ना थोड़ी बहुत। इसकी वजह से जब बैक बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि वो अपनी ओर खींचेगा उसको, ऐसा ही आपका GeS3 को, जिसकी वजह से इतना कंफर्म है कि बॉन्ड एंगल जो होगा लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से थोड़ा बहुत तो काम आएगा ही। यहाँ जो बॉन्ड एंगल होगा वो कंफर्म 120 से ज्यादा होगा। जैसे यहाँ 120 से कम होगा लोन पेयर की वजह से, ऑलमोस्ट उस रेंज में, बट होगा कम, यहाँ ज्यादा होगा। ओके बेटा हो। yes, पर sir. पर नाइट्रोजन के जगह पर जो शेप बनेगी वो एंगुलर ही रहेगी, जिसको आप बेंट भी कह सकते हो। मतलब ये नाइट्रोजन पर GeH होगा वो ऐसे ही जुड़ा होगा एंगल के फॉर्म में। लेकिन इस लोन पेयर अवेलेबिलिटी कम होने की वजह से, इस बैक बॉन्डिंग की वजह से थोड़ा सा एंगल ये बढ़ जाएगा। ओके बेटा, अगर लोन पेयर अवेलेबिलिटी थोड़ी कम होगी तो रिपल्सन भी इसका लोन पेयर का कम हो जाएगा। कितना क्लियर हो गया? Yes, sir. तो इस तरह से मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दे दिए सारे। इनके बेसिस पर आप लोगों से अगर कभी भी बैक बॉन्डिंग के एग्जांपल देके पूछा जाए क्वेश्चंस में कि बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा या बॉन्ड एंगल क्या होगा, आप ध्यान रखना 2p
मतलब सेकंड एलिमेंट के बीच, पीरियड के बीच, या सेकंड थर्ड पीरियड एलिमेंट के बीच अगर बैक बॉन्डिंग है तो हाइब्रिडाइजेशन एंगल सब चेंज करोगे प्रॉपर मैनर में। अगर सेकंड के बाद में अगर यहाँ पर आपका फोर्थ, वो आपका थर्ड के बाद में फोर्थ या फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट आ रहा है तो वहां पर बैक बॉन्डिंग थोड़ा बहुत फर्क तो डालती है, लेकिन थोड़ा बहुत ही फर्क डालेगी। बात समझ में आ गई बेटा? yes, हाँ, हाइब्रिडाइजेशन चेंज नहीं कर देगी। तो इतनी पिक्चर क्लियर हो गई आपके सामने। तो हम जो आपसे बात कर रहे थे कि ऐसे मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, वे मॉलिक्यूल अगर सॉलिड या लिक्विड स्टेट में आए, मतलब पास पास आए, तो वे ब्रिज बॉन्ड्स बना के स्टेबिलिटी गेन करते हैं। और अगर वे पास पास नहीं आए, वो भले ही इंडिविजुअल रहें, गैस स्टेट में ही रहें, तो भी अगर उनमें बैक बॉन्डिंग के चांस बनते हैं तो बैक बॉन्डिंग के द्वारा वो अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा लेते हैं। बट बैक बॉन्डिंग केवल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में ही नहीं होती, बैक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन रिच या जो आपके अदर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें भी पॉसिबल है, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन और एंगल्स चेंज हो जाते हैं। इज दैट क्लियर बेटा? बेटा क्लियर हो गया इतना? yes, Yes, sir. वेरी गुड। तो अब हम इसके बाद, ये सेशन एंड होने वाला है तो पहले बता दूं, इसके आगे नेक्स्ट सेशन में हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो स्टडी करेंगे बेटा हम कि मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री जो हमने पढ़ी, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, उसमें रेगुलर ज्योमेट्री और इरेगुलर ज्योमेट्री जो हमने पढ़ी थी उसको और अच्छे से समझेंगे कि एक परफेक्ट रेगुलर ज्योमेट्री क्या होती है और एक ज्योमेट्री जो जिसको हम नॉर्मली रेगुलर बोल देते हैं पर परफेक्ट रेगुलर नहीं होती है वो क्या है। और ऐसे मॉलिक्यूल जो परफेक्टली रेगुलर ज्योमेट्री जिनमें नहीं होती वे कम स्टेबल होते हैं और वे ज्यादा स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं। ओके बेटा? हो yes, Yes, sir. वेरी गुड। तो आप सेम लिंक पे वापस आ जाना। हम अब आगे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्रीज के अकॉर्डिंग उनकी स्टेबिलिटी कम होने की वजह से वो अपनी ज्योमेट्री किस तरह चेंज करेंगे और ज्यादा स्टेबल कैसे होते हैं, ये हम आगे स्टडी करने जा रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो आप सेम लिंक पे वापस आ जाना। ओके बेटा? Sir. Yes. वेरी